Welcome to Disha's official YouTube channel. We bring to you the video series on India's independence struggle. 1857 की क्रांति। ईस्ट इंडिया कंपनी जिस सेना के बल पर अपना शासन चला पा रही थी, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि 87% से ज़्यादा सिपाही भारतीय थे और 1857 की क्रांति में इन सिपाहियों का विशेष योगदान रहा। क्रांति की शुरुआत सिपाहियों द्वारा बगावत के रूप में हुई, जिससे कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में आ गया। फिरंगियों से गुस्साए लोग अब ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने पर आमदा थे। फरवरी 1857 में बंगाल देसी पैदल सेना यानी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 19वीं रेजिमेंट के हिंदुस्तानी सिपाहियों में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि उनको लगता था कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था, जिसे मुंह लगाना हिंदू और मुसलमान धर्म में हमेशा से ही हराम माना जाता है। फिरंगियों की इन हरकतों से गरमाए मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 के दिन बैरकपुर परेड ग्राउंड में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और उन पर हमला भी कर दिया। इस कृत्य के लिए उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। बस इसी जोश का तो इंतजार था सालों से। एक बार चिंगारी सुलग जाए फिर आग लगने में देर कहाँ लगती है। 1857 का विद्रोह अंततः चर्बी वाले कारतूसों की घटना को लेकर छिड़ ही गया। 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों ने नई एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, जिसके लिए उन्हें 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। अगले ही दिन 10 मई को ही वहां के सिपाहियों ने जेल पर धावा बोलकर वहां कैद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्हें अंग्रेज अफसरों पर हमला कर उन्हें मार डाला और तमाम हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया। अब सवाल था कि अगर ब्रिटिश साम्राज्य को हटाना है तो उसके बाद शासन किसको सौंपा जाए। इस प्रश्न का हल भी जल्दी से निकल गया। बहादुर शाह जफर को इसके लिए चुना गया। बहादुर शाह जफर से मिलने हिंदुस्तानी घुड़सवार सिपाहियों की एक टोली उसी रात दिल्ली पहुंच गई। विद्रोही सिपाहियों की दिल्ली पहुंचने की खबर सुनकर दिल्ली में तैनात सिपाहियों ने भी बगावत कर दी और यहाँ भी अंग्रेज अफसर मार गिराए गए और हथियार गोला बारूद अपने कब्जे में ले लिए गए। विजयी सिपाही मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर से मिलने लाल किले पहुंच गए। बूढ़े बहादुर शाह शुरुआत में अंग्रेजों के खिलाफ खड़े नहीं होना चाह रहे थे, लेकिन अंत में उन्हें राजी कर लिया गया और सिपाहियों ने उन्हें अपना नेता घोषित कर दिया। घटनाक्रम का यह वाक्य संग्राम को और भी मजबूती देने जा रहा था, क्योंकि मुगल साम्राज्य का बीते समय में अपना प्रभुत्व रहा है, जिससे जाहिर था कि बाकी राजे रजवाड़े अब मुगल साम्राज्य के अधीन रहते हुए संग्राम को समर्थन देने लग जाएंगे। बहादुर शाह ने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। उनके इस आह्वान से शासकों में एक नई उमंग जाग गई। शासकों को लगने लगा कि मुगल साम्राज्य को पुनः स्थापित होने पर वह पहले की तरह शासन कर पाएंगे। इसी आशा के साथ अब शासकों ने भी समर्थन देना शुरू कर दिया। जैसे ही दिल्ली में हुए वाकया की खबर फैली, वैसे ही विद्रोह का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। एक जगह जीतकर सिपाहियों की टोली दूसरे रेजिमेंट के हिंदुस्तानी सिपाहियों को समर्थन देने निकल पड़ती। देखते ही देखते गांवों और कस्बों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चल पड़े। अब सेनानियों को आम लोगों का भी समर्थन मिलने लगा। अब तक संग्राम के कई केंद्र बन चुके थे, जिनमें से दिल्ली, मेरठ, बरेली, फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर और झांसी प्रमुख केंद्र थे। अब संग्राम अपनी चरम सीमा पर था। जंगलों में रहने वाले आदिवासियों से लेकर महलों में रहने वाले शासकों तक सभी ने मिलकर फिरंगियों को धूल चटाना शुरू कर दिया था। कुछ शासक तो अपनी सत्ता को पुनः स्थापित करने में भी जुट गए थे। बात करें कानपुर की, तो वहां की कमान स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहिब ने संभाली थी। उन्होंने ब्रिटिश सेना को शहर से खदेड़कर खुद को पेशवा घोषित कर दिया था।
लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया था। उनकी मां बेगम हजरत महल ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उधर झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने भी अपने 4000 सैनिकों के साथ मिलकर फिरंगियों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अब हर कोई खुली आंखें आज़ादी का सपना देख रहा था। यहाँ तक कि फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी तक कर दी थी कि वे जल्द ही स्वतंत्र हो जाएंगे। उन्होंने अपने समर्थकों की विशाल संख्या जुटा ली थी और उनको लेकर फिरंगियों से लड़ने लखनऊ पहुंच गए। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठे हो गए। बरेली के सिपाही भक्त खान ने अपनी सेना के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। बिहार में जमीज मिंद कुंवर सिंह ने सिपाहियों के संग मिलकर संग्राम में हिस्सा लिया। तमाम इलाकों से कई नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। जहां स्वतंत्रता सेनानी संग्राम में अपना जोर लगा रहे थे, वहीं दूसरी ओर अंग्रेज कहां हार मानने वाले थे। उन्होंने विद्रोह को कुचलने के लिए इंग्लैंड से फौज और युद्ध सामग्री मंगवा ली। उन्होंने विद्रोहियों को जल्दी से जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनवाए और अपने सैन्य बल के साथ विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। पूरी तरीके से पलटने वाली थी। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। बाद में बहादुर शाह जफर और उनकी बेगम जीनत महल को भी जेल में डाल दिया गया और उनके बेटों को उन्हीं के सामने गोली मार दी गई। 1858 में लखनऊ भी अंग्रेजों के कब्जे में चला गया था। रानी लक्ष्मीबाई के शहीद हो जाने के बाद उनका राज्य भी हथिया लिया गया था। ऐसा ही कुछ अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ था। उधर तात्या टोपे हार मानने को राजी नहीं थे। वे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। लेकिन जीती हुई बाजियों को हारते देख लोगों का हौसला टूटने लगा। उनका विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। लोगों को तरह तरह के प्रलोभन दिए जाने लगे। उन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाने का आश्वासन भी उन्हें दिया गया। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। और अंत में अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था। आइए एक नज़र डालते हैं उन कारणों पर जिनकी वजह से 1857 का संग्राम सफल होते होते असफल हो गया। सीमित विद्रोह। हालांकि विद्रोह काफी व्यापक था, लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा इससे अप्रभावित था। विद्रोह मुख्यतः दोआब क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया था। बड़ी रियासतें हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर और कश्मीर, साथ ही साथ राजपुताना की छोटी छोटी रियासतें विद्रोह में शामिल नहीं हुई थी। दक्षिण प्रांतों से भी इसमें कोई हिस्सा नहीं लिया गया था। प्रभावी नेतृत्व का अभाव। विद्रोहियों के पास एक प्रभावी नेता की कमी थी। हालांकि नाना साहेब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई बहादुर नेता थे, लेकिन वो समग्र रूप से आंदोलन को प्रभावी नेतृत्व नहीं दे सके, क्योंकि शुरुआत भी सुव्यवस्थित रूप से नहीं हुई थी। जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया, वैसे वैसे वे संग्राम से जुड़ते गए, लेकिन संग्राम के दिशा निर्देशन के लिए कोई नहीं था। सीमित संसाधन। विद्रोहियों के पास सैन्य बल और युद्ध सामग्री की कमी थी। दूसरी ओर अंग्रेजों को भारत में सैन्य बल, धन और हथियारों की निरंतर आपूर्ति प्राप्त हुई। मध्यम वर्ग की तरफ से भागीदारी की कमी। अच्छी शिक्षित मध्यम वर्ग, अमीर व्यापारी और बंगाल के जमींदारों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। यही नहीं, बहुत से शासकों ने भी अंग्रेजों का समर्थन किया था। लेकिन 1857 का संग्राम पूर्ण रूप से विफल नहीं हुआ था, बल्कि जाते जाते यह संग्राम ब्रिटिश की नीतियों में कई बदलाव करवा कर गया था। संग्राम का अंत होते ही ब्रिटिश सरकार का पहला कदम यही रहा कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को निष्प्रभावी कर भारत को प्रत्यक्ष शासन के अधीन ले लिया।
इसकी घोषणा इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, के एक दरबार में 1 नवंबर 1858 को महारानी के नाम पर जारी कर उद्घोषणा में की थी। अब भारतीय प्रशासन पर महारानी विक्टोरिया का अधिकार था, यानी कि ब्रिटिश सांसद का। देश के शासन और प्रशासन को संभालने के लिए एक भारत कार्यालय भी बनाया गया। इसके साथ साथ धार्मिक सहिष्णुता को लेकर भी निर्णय लिया गया और वादा किया गया कि भारत की रीति रिवाजों और परंपराओं पर उचित ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ प्रशासनिक परिवर्तन भी किए गए। ऐसे विस्थापित कर दिया गया। भारतीय शासकों के अधिकारों को मान्यता दी गई। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भी समाप्त कर दिया गया और कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में पुत्रों को गोद लेने का अधिकार भी स्वीकार कर लिया गया। और भविष्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए फौज में भारतीयों की संख्या को कम और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को बढ़ाया गया और संग्राम प्रभावित इलाकों से सेना भर्ती को सीमित करने के लिए भी निर्णय लिया गया। बेशक 1857 में हुई यह क्रांति असफल रही, लेकिन इसने हम भारतीयों के मन में एक अमिट छाप छोड़ी है। यह संग्राम और इससे जुड़े लोगों को कोई भी भारतीय नहीं भुला सकता। हम सब उन वीर और वीरंगनाओं के जज्बे को सलाम करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी की नींव रखी। जय हिंद।